नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एग्जैक्टली क्या होता है? हमारे अर्थ के सराउंडिंग में एयर की लेयर है और वो जो एयर की लेयर है हम उसको बोलते हैं एटमॉस्फियर। तो एटमॉस्फियर जो है वो अर्थ सरफेस से 16 किलोमीटर के हाइट से शुरू होता है, तो वो 400 किलोमीटर तक एटमॉस्फियर प्रेजेंट रहता है अर्थ सरफेस से। और यहाँ पे जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है एयर के वजह से, ये जो एयर है हमारे अर्थ के अराउंड, ये एयर के वजह से जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है वो प्रेशर जो है उसको हम लोग बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब फिर से एक बार देख लेते हैं, प्रेशर क्रिएटेड ड्यू टू एयर, एयर की वजह से जो भी प्रेशर क्रिएट हो रहा है अराउंड अर्थ सरफेस उसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यहाँ पे अगर हमने सपोज इमेजिन किया कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए हमने अगर यहाँ पे एक गैस सिलेंडर लिया, तो सपोज ये एक हमने जार लिया है जिस सिलेंड्रिकल हॉलो ये है ये जार। यहाँ पे अगर हमने कंसिडर किया कि इट इज़ अ वेरी लॉन्ग हॉलो सिलेंडर जिसका यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है इज स्टैंडिंग ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, तो वेट जो है एयर का इज द फोर्स अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ द सेंटर ऑफ द अर्थ। अर्थ के सेंटर के तरफ अगर हमने एयर हमने वहाँ पे फोर्सफुली डाली, या सपोज वेट जो है एयर का जो वेट है इज द फोर्स अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ द सेंटर ऑफ द अर्थ, तो इसका ही मीनिंग हो गया कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जो रेशियो है ऑफ दिस वेट डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द सरफेस। तो एयर प्रेशर जो है सी लेवल पे, सपोज हम सी के पास गए तो सी लेवल पे जो एयर प्रेशर है वो एयर एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब वहाँ का एयर प्रेशर इज कॉल्ड एज अ 1 एटमॉस्फियर प्रेशर। हम उसको बोलते हैं 1 एटमॉस्फियर प्रेशर। तो 1 एटमॉस्फियर प्रेशर हम किसको बोलेंगे, फिर से एक बार देखते हैं। द एयर प्रेशर एट द सी लेवल इज कॉल्ड एज अ 1 एटमॉस्फियर प्रेशर। तो हम उसको ऐसे डिनोट करते हैं। तो एयर प्रेशर जो है वो डिक्रीज होते जाएगा जैसे जैसे हम सी लेवल के ऊपर जाएंगे। जैसे जैसे हम सी लेवल के ऊपर हाइट पे जाएंगे, हाइट पे जैसे जैसे जाएंगे वैसे वैसे एयर प्रेशर जो है वहाँ का डिक्रीज्ड होते जाएगा। तो ये है रिलेशनशिप एयर प्रेशर की एट सी लेवल। उसके बाद हम देखते हैं कि 1 एटमॉस्फियर इज इक्वल्स टू होता है 101 इंटू 10⁻³ पास्कल। और आपको पता है दिस इज इक्वल्स टू 1 बार, और ये 1 बार का ही मीनिंग होता है, 1 बार को ही हम लोग बोलते हैं 1 बार इज इक्वल्स टू 10⁻³ m बार। तो 1 m बार इज नियरली इक्वल्स टू और नियर अबाउट 10⁻² पास्कल, मतलब हेक्टो पास्कल जिसको बोलेंगे हम। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है हम वो हमेशा स्पेसिफाइड करते हैं m बार में, यूनिट जो है उसका m बार या हेक्टो पास्कल में हम उसको ये करते हैं। हेक्टो पास्कल में भी हम उसको स्पेसिफाई करेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, बट मोस्ट ऑफ द टाइम हम m बार में उसको स्पेसिफाई करते हैं उसका यूनिट। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है एट अ पॉइंट इन एयर इज इक्वल फ्रॉम ऑल द साइड्स, पूरे साइड से जितना भी प्रेशर है उसको इक्वल रहेगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कोई भी पॉइंट पे अगर हम देखते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट दैट पॉइंट इन एयर इक्वल्स फ्रॉम ऑल द साइड्स। और हमको अगर देखना है कि प्रेशर कैसे क्रिएट हो रहा है, तो इफ़ एयर एग्जिस्ट इन अ क्लोज कंटेनर, अगर हमने देखा तो एयर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, तो ये हमारे पास क्लोज कंटेनर है और इसमें अगर एयर मॉलिक्यूल्स जो रहते हैं क्लोज कंटेनर में वो रैंडमली इधर उधर मूव होते रहते हैं। आपको पता है कि इनके बीच में स्पेस भी बहुत ज़्यादा होती है एयर मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो वो रैंडमली इधर उधर घूमते रहते हैं और रैंडमली कंटिन्यूसली वो घूमते घूमते क्या होते रहते हैं, वॉल के साथ कोलाइड भी होते रहते हैं, टकराते रहते हैं। कोलाइड होना मतलब
तो कंटेनर के वॉल के साथ वो कोलाइड भी होते रहेंगे और वो कंटिन्यूसली वॉल को हीट करते रहेंगे, तो यहाँ पे इंटरेक्शन फोर्स जो है वो एक्सर्ट होगा ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। इसके वजह से यहाँ पे टकराने के वजह से, यहाँ पे वॉल के ऊपर जाके टकराने की वजह से एयर मॉलिक्यूल्स में क्या ये हो रहा है, एक्सर्ट हो रहा है इंटरैक्शन फोर्स। वो इंटरैक्शन फोर्स की वजह से वहाँ पे प्रेशर क्रिएट होगा। तो वी कॉन्स्टेंटली बेयर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन आवर हेड, हाउएवर द कैविटीज इन आवर बॉडीज आर ऑल्सो फिल्ड विथ एयर एंड आर्टरीज एंड वेन्स आर फिल्ड विथ द ब्लड्स। तो ये जो वी डू नॉट गेट अ क्रश्ड अंडर वाटर, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो वो प्रेशर हमको क्या करता है, बैलेंस करता है। तो अर्थ एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है, अगर हमने यहाँ पे एक ग्राफ देखा तो एक्स एक्सिस पे अगर हमने यहाँ पे हाइट ली और मीटर में, और वाई एक्सिस पे अगर हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिया, तो आपको दिखाई देगा कि ये जो ग्राफ होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर और हाइट के बीच का, तो जैसे जैसे हाइट बढ़ते जाती है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है, सपोज यहाँ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमने 100 पास्कल लिया और यहाँ की हाइट है 2000, 6000 और 10,000। तो जैसे जैसे हाइट बढ़ती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो कम कम होते जाता है। ये होता है ग्राफ बिटवीन एटमॉस्फेरिक प्रेशर और हाइट। तो हमको ये ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि जैसे जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज कैसे कैसे होते जाएगा विद द हाइट, जितनी हाइट बढ़ते जाएंगी उतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होते जाता है, डिक्रीज होते जाता है। तो अर्थ एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है डिक्रीज होगा विद द हाइट फ्रॉम सी लेवल। ये हमने देखिए हाइट, ये जो है हाइट फ्रॉम सी लेवल। तो ये हो गया हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा बायोंट फोर्स का। तो बायोंट फोर्स जो होता है वो यहाँ पे आपको डायग्राम में दिख रहा है कि एक प्लास्टिक बोतल अगर हमने ली जिसमें हमने पानी नहीं भरा है और उसकी लिड टाइटली बंद कर दी, तो और उसको वाटर के ऊपर रखा या वाटर टैंक में रखा, तो वो फ्लोट होगी। और अगर हम कितना भी ट्राई करेंगे वो बॉटल को अंदर पुश करने का, वो पुश नहीं होंगी, वो ऑटोमेटिकली बाहर आते जाएगी, ऊपर फ्लोट होगी वाटर के ऊपर। तो अगर वही सेम कंडीशन फिर से हमने दूसरी प्लास्टिक बॉटल ली और उसमें पानी भरा और उसके बाद पूरा बॉटल के, अगर वो दूसरी बॉटल जो लिए हमने उसकी फुलेस्ट कैपेसिटी तक हमने अगर बॉटल में वाटर फिल किया और उसकी क्लोज कर दी लीड और उसको वाटर में छोड़ दिया, तो आपको दिखेगा यहाँ पे जो भरी हुई बॉटल है सेकंड, जिसमें पूरा पानी हमने फिलअप किया है, वो बॉटल जो है वो नीचे गई है, बट वो बॉटम को टच नहीं हुई है। वो बॉटल वो क्यों नहीं टच हो रही है बॉटम को, क्यों उसको ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो क्यों उसको अट्रैक्ट नहीं कर रहा है बॉटम के तरफ, क्योंकि उसके ऊपर एक यहाँ पे फोर्स एक्सर्ट हो रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में। जिस डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स उसके ऊपर एक्ट हो रहा है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में उसके ऊपर एक फोर्स एक्ट हो रहा है, और वो जो फोर्स एक्ट हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं बायोंट फोर्स। तो इसीलिए जो बॉटल में बहुत ज़्यादा वेटेड वाटर है, जिसके अंदर वाटर भरा हुआ है, उसका कुछ ना कुछ वेट है, तो ऐसी बॉटल जो है वो फ्लोट भी नहीं होंगी सरफेस के ऊपर, ना तो वो बॉटम को जाके टच करेगी। क्यों? क्योंकि जो फोर्स है ड्यू टू ग्रेविटी एक्टिंग डाउनवर्ड, यहाँ पे जो फोर्स एक्ट हो रहा है डायग्राम में, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है Fg, ये डाउनवर्ड एक्ट हो रहा है, और यहाँ पे ये फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो है बायोंट फोर्स। ठीक है, जो फील्ड वाटर फील्ड बॉटल के ऊपर एक्ट हो रहा है, एंड दिस फोर्स मस्ट हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम द वाटर सराउंडिंग द बॉटल। बॉटल के आजू बाजू में जो वाटर में सराउंडिंग में जो वाटर है उसके वजह से ये बायोंट फोर्स वहाँ पे एग्जिस्ट हुआ है और ओरिजिनेट हुआ है। और ये जो अपवर्ड फोर्स है ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट होगा कभी भी, जब भी कोई ऑब्जेक्ट वाटर में इमर्स्ड हुआ है, या दूसरे फ्लूइड में इमर्स्ड हुआ है, या गैस में इमर्स्ड हुआ है। देखो मैंने क्या बोला, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट गैस में इमर्स्ड हुआ है, गैस में हमने छोड़ा है कोई भी ऑब्जेक्ट, या फ्लूइड में, कोई भी फ्लूइड में अगर हमने वो ऑब्जेक्ट को छोड़ दिया, और उसके बाद जिसमें कुछ ना कुछ वेट है, और या लिक्विड में हमने कोई भी ऑब्जेक्ट को
इमर्ज किया तो उसके ऊपर अपवर्ड फोर्स एक्ट होगा, और वो जो अपवर्ड फोर्स एक्ट हो रहा है वो फोर्स रहेगा बायोंड फोर्स, और उसको हम लोग शो करते हैं यहाँ पे FB से। सो अभी हम बायोंड फोर्स के 2-3 एग्जांपल्स देखेंगे। आपको पता होगा कि आयरन नेल बहुत जल्दी सिंक हो जाता है वाटर में, बट वही अगर हमने स्टील शिप देखी तो वो ऑब्वियस है वाटर के ऊपर फ्लोट होती रहती है। तो इसका रीज़न क्या है कि आयरन नेल वाटर के अंदर सिंक हो जाता है और शिप नहीं होती है। तो यही है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब हम डीप करते हैं इन लिक्विड तो उसके ऊपर बायोंड फोर्स एक्ट होता है, और हेंस इट अपीयर्स दैट वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज रिड्यूस। जैसे ही अगर हम बायोंड फोर्स स्टील शिप के ऊपर एक्ट करेंगे तो स्टील शिप का वेट जो है वो रिड्यूस्ड फील करेगा, और अपीयर होगा दैट वेट ऑफ दैट शिप और वेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इज रिड्यूस्ड, और ये जो हो रहा है इट इज़ ड्यू टू द बायोंड फोर्स। उसके बाद आपको और एक चीज़ इसमें एग्जांपल में हम लोग देख सकते हैं कि अगर हम स्विम करते हैं तो सी वाटर में इजीली स्विम कर सकते हैं दैन फ्रेश वाटर। इसका रीज़न एक ही है कि सी का जो वाटर रहता है उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा रहती है, क्योंकि वो वाटर कैसा रहता है, डेंसिटी उसकी ज़्यादा रहती है, क्योंकि वो वाटर सलाइन वाटर है, उसमें सॉल्ट बहुत रहता है। सो डेंसिटी ऑफ सी वाटर इज़ हायर दैन द फ्रेश वाटर ड्यू टू द salts dissolved in the sea water। और इन दिस बुक यू हैव सीन दैट, जो आपका बुक जो है हमारा 8th स्टैंडर्ड का, उसमें अगर हमने देखा तो लेमन जो है वो सिंक हो जाता है अगर हमने ग्लास ऑफ वाटर लिया तो, और वही अगर हमने वो ग्लास ऑफ वाटर में सपोज़ ये ग्लास ऑफ वाटर में हमने फ्रेश वाटर लिया तो उसमें लेमन जो है वो इजीली नीचे बॉटम में चला जाएगा। बट यही अगर आपने ग्लास ऑफ वाटर में सॉल्ट डिज़ोल्व किया, और सॉल्ट डिज़ोल्व होने के बाद आपको दिखाई देगा कि वो लेमन जो है ऊपर वो ग्लास के ऊपर फ्लोट हो रहा है। तो ये सारे जो है ये बायोंड फोर्सेस के फोर्स के एग्जाम्पल है। तो हमने ये सारे अभी एग्जाम्पल्स जो देखे उसमें से हमको एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आई कि वॉल्यूम जो है ऑब्जेक्ट का वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि बायोंड फोर्स ज़्यादा रहेगा अगर वॉल्यूम जो है डीपिंग ऑब्जेक्ट का वो कैसा है, मोर है। तो वॉल्यूम ऑफ डीपिंग ऑब्जेक्ट अगर ज़्यादा है, तो वॉल्यूम ऑफ डीपिंग ऑब्जेक्ट अगर मोर है तो बायोंड फोर्स भी क्या रहेगा, मोर रहेगा। और दूसरी बात डेंसिटी जो है किसी भी लिक्विड की अगर मोर है तो बायोंड फोर्स भी क्या रहेगा, उसका मोर रहेगा। तो बायोंड फोर्स जो है वो 2 फैक्टर्स पे डिपेंड है, एक है वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट और दूसरा है डेंसिटी ऑफ लिक्विड। जितनी ज़्यादा वो लिक्विड की डेंसिटी रहेगी उतना ज़्यादा वो बायोंड फोर्स रहेगा वो ऑब्जेक्ट का, या वो ऑब्जेक्ट हमने जो डीप किया है उसका। और जितना ज़्यादा ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम रहेगा, जो हमको ऑब्जेक्ट डीप करना है किसी भी फ्लूइड में, लिक्विड में, गैस में, तो जितना ज़्यादा उसका वॉल्यूम रहेगा उतना ज़्यादा उसके ऊपर बायोंड फोर्स एक्ट होगा। तो बायोंड फोर्स के 2 फैक्टर्स हमको बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है समझना कि कौन से 2 फैक्टर्स पे डिपेंड है, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट एंड डेंसिटी ऑफ लिक्विड। नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो इसमें हमको सबसे पहले प्रिंसिपल देखने के पहले एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे एक्सपेरिमेंट है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे डायग्राम में हमने 2 ये लिए हैं कंटेनर लिए हैं। एक कंटेनर में वाटर है, एक कंटेनर में वाटर नहीं है। और तो हमको क्या करना है कि एक लॉन्ग रबर बैंड लेना है, उसको एक एंड पॉइंट से उसको काटना है, और एट वन ऑफ इट्स एंड हमको क्लीन वॉश स्टोन वहाँ पे टाई करना है। और हमको उसको दूसरा एंड जो है रबर बैंड का उसको होल्ड करना है, दिख रहा है आपको डायग्राम में। तो जो हमारा पॉट है या कंटेनर है, जो एम्प्टी कंटेनर है आपको दिख रहा है, वहाँ पे एम्प्टी कंटेनर में वो स्टोन को हमने छोड़ देना है जो रबर बैंड को हमने बांधा है हैंगिंग। तो जो स्टोन है हैंगिंग इन एयर, आपको दिख रहा है दैट स्टोन इज हैंगिंग इन एयर विथ रबर बैंड
एंड वी हैव टू मेजर द लेंथ ऑफ द रबर बैंड। जो रबर बैंड यहाँ पे दिख रहा है आपको एम्प्टी पॉट में, उसका लेंथ मेजर करना है। और सेम रबर बैंड और सेम स्टोन जो है वो दूसरे पॉट में अगर हमने इमर्ज किया जिसमें वाटर है, तो आपको दिखाई देगा जो लेंथ है रबर बैंड की वाटर के अंदर छोड़ने के बाद वो रिड्यूस्ड हो रही है। क्यों वैसा हो रहा है कि जब हम स्टोन को वाटर के अंदर डाल रहे हैं तो लेंथ जो है रबर बैंड की स्ट्रेच नहीं हो रहा है रबर बैंड, एंड लेंथ ऑफ स्ट्रेच रबर बैंड गेट स्लोली रिड्यूस्ड एंड इज मिनिमम व्हेन सिंक कंप्लीटली। ये ऐसा क्यों हो रहा है कि तो जब भी हम स्टोन को वाटर के अंदर संक करेंगे तो यहाँ पे बॉयंट फोर्स उसके ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, तो इसीलिए वो जो है रबर बैंड की लेंथ जो है जो हमने वाटर में इमर्स करने के बाद कम हो गई, क्योंकि फोर्स जो है एक्ट जो हो रहा है ऑन इट्स डाउनवर्ड डायरेक्शन इज इफेक्टिवली रिड्यूस्ड। एंड हाउ मच इज द मैग्नीट्यूड ऑफ बायोंट फोर्स, ये यहाँ पे क्या रहेगा, तो इट इज़ द सेम फॉर ऑल द लिक्विड्स। तो ये जो अगर हमने अगर बोला कि that Bion force is same for all the liquids, is the Bion force of equal magnitude for all the object, तो इसका आंसर है कि जो भी embodied हमारा आर्किमिड्स प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल states that when an object is partially or fully immersed, कोई भी ऑब्जेक्ट को हमने पूरा या आधा फ्लूइड के अंदर इमर्स किया, मतलब फ्लूइड के अंदर हमने उसको डाला, तो जो फोर्स है बायोंसी का इट विल एक्ट ऑन इट इन अपवर्ड डायरेक्शन, और वो जो फोर्स रहेगा वो फोर्स विल इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय दैट ऑब्जेक्ट। तो ये क्या है वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय दैट ऑब्जेक्ट, तो हमने जब स्टोन अगर कोई स्टोन अगर हमने ग्लास ऑफ वाटर के अंदर डाला इमर्स्ड किया, तो आपको पता है तो वाटर जो है ग्लास का थोड़ा सा राइज होता है ड्यू टू दैट स्टोन। तो वो जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वाटर का स्टोन हमने डालने के बाद, उसको हम लोग बोलते हैं फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय दैट ऑब्जेक्ट। तो वो जो फोर्स है हमारा विल इक्वल टू द वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय दैट ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया हमारा प्रिंसिपल, और ये जो प्रिंसिपल है ये हम वेरी वाइडली यूज़ करते हैं। ये प्रिंसिपल हैज़ बीन यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ शिप्स एंड सबमराइन्स। जो सारे सबमराइन्स और शिप है उनमें ये हम लोग प्रिंसिपल यूज़ करते हैं। और ये जो इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं जैसे लैक्टोमीटर, हाइग्रोमीटर, ये सारे ये प्रिंसिपल पे बेस्ड है। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट सॉल्व्ड एग्जांपल्स।